हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? बिल्कुल सही होंगे। आप सभी छात्रों का साइंस स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग देख रहे हैं क्लास 9th चैप्टर नंबर 3 परमाणु अणु और आयन। पिछले वीडियो में हमने परमाणु के विषय में पढ़ लिया था। अब हम किसके विषय में पढ़ रहे हैं? अणु के विषय में पढ़ रहे हैं, मोलिक्यूलर के विषय में पढ़ रहे हैं। ठीक है। सर्वप्रथम जॉन डाल्टन के अनुसार यौगिकों के सूक्ष्म कण को परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु। जो इनके दोष को क्या करता है? दर्शाता है। किसके दोष को दर्शाता है? जॉन डाल्टन। हमने कहा कि जो तत्व है, तत्व के सूक्ष्म कण को क्या कहेंगे? परमाणु कहेंगे। क्या कहेंगे? परमाणु। जबकि यौगिकों के सूक्ष्म कण को क्या कहेंगे? अणु कहेंगे। क्या कहेंगे? अणु। अब जरा ध्यान से देखिए, इनके परिभाषाओं को समझते हैं। अणु की परिभाषा क्या है? ठीक है, अणु की परिभाषा क्या है? कह रहा है कि पदार्थ का सूक्ष्म कण जो मुक्त अवस्था में होता है। किस अवस्था में होता है? मुक्त अवस्था में। जैसे अगर हम परमाणु की बात करें तो परमाणु मुक्त अवस्था में नहीं होते हैं, जबकि अणु जो होते हैं वो मुक्त अवस्था में होते हैं। पदार्थ के सूक्ष्मतम कण, पदार्थ के सूक्ष्मतम कण जो प्राकृत में या प्राकृतिक में किस अवस्था में पाए जाते हैं? स्वतंत्र अवस्था में होते हैं। ठीक है, स्वतंत्र अवस्था में होते हैं। किस अवस्था में होते हैं? स्वतंत्र अवस्था में होते हैं। और जो दो या दो से अधिक, और जो दो या दो से अधिक परमाणुओं, क्या? दो या दो से अधिक परमाणुओं के मिलने, परमाणुओं के मिलने से क्या होते हैं? बनते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? अणु। क्या कहते हैं? अणु। फॉर एग्जाम्पल देखिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल में आपको क्या बता रहे हैं? जैसे अगर हम ऑक्सीजन और ऑक्सीजन को मिला दे तो हमें क्या मिलेगा? O2 मिलेगा। क्या मिलेगा? O2। तो यहाँ O2 क्या है? एक प्रकार का अणु है। क्या है? अणु है। ऐसे ही हाइड्रोजन और हाइड्रोजन को मिला दे तो हमें क्या मिलेगा? H2 मिलेगा। इसी तरह से हम नाइट्रोजन और नाइट्रोजन को मिला दें तो हमें क्या मिलेगा? N2 मिलेगा। क्या मिलेगा? N2 मिलेगा। अब जरा ध्यान देते हैं कि जो नाइट्रोजन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन कैसे मिल रहे हैं? कैसे मिल रहे हैं? ठीक है, आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, हमने देखा कि पदार्थ के सूक्ष्म कण जो प्राकृतिक में स्वतंत्र अवस्था में होते हैं और जो दो या दो से अधिक परमाणुओं के मिलने से बनते उन्हें क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। क्या कहते हैं? अणु। जैसे एग्जांपल में हमने लिखा O2, N2, है ना, H2 और भी etc, है ना, O2, N2 और H2। अब जरा ध्यान दीजिए कि ये जो अणु है आपस में कैसे जुड़ते हैं। ठीक है, इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। जैसे हमने जो उदाहरण के तौर पे लिया O2, N2 और H2, क्या लिया? O2, N2 और H2, O2। अब इनको देखिए हम जोड़ के दिखाते हैं कैसे जुड़ते हैं, जुड़ रहे हैं। ऑक्सीजन के बाहर ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और यहां 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो बाकी जो ऑक्सीजन एक और है उसके ऑर्बिट में भी कितने, बाहर ऑर्बिट में कितने? 6 इलेक्ट्रॉन। कितने? 6 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए ये जो ऑक्सीजन है इसके 2 इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी करेगा और ये जो ऑक्सीजन है इसके 2 इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेगा? साझेदारी करेगा। क्या करेगा? साझेदारी। तो 2 2 4 2 6 और 2 कितने हो गए? 8। 2 2 4 2 6 और 2 कितने हो गए? 8। तो ऑक्सीजन आपस में जुड़ गया। ऑक्सीजन जो है आपस में क्या हो गया? जुड़ गया। और जुड़कर क्या बना? O2। क्या बना? O2। अब इनके बीच जो बंधन है उस बंधन को हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक बंधन। क्या कहते हैं? रासायनिक बंधन। केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड।
ठीक है, क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्ड। अब ये जो रासायनिक बंधन है ये कई तरह के हो सकते हैं, ठीक। जैसे यहां जो दिख रहा है उसको हम लोग बोलते हैं अब ये आपस में साझेदारी कर रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं, साझेदारी कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं सहसंयोजक, क्या कहते हैं, सहसंयोजक, ठीक है। इसी तरह से अगर आयनों के साथ जुड़ते हैं तो हम लोग उसको आयनिक बॉन्ड कहते हैं, क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड या आयनिक बंधन, सहसंयोजक बंधन और आयनिक बंधन, ठीक। अब सहसंयोजक जो बंधन है वो तीन तरह के होते हैं। अगर एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ करते हैं तो हम एकल आबंध कहेंगे, क्या कहेंगे, एकल आबंध कहेंगे। अगर हम इसको थोड़ा और विस्तार से चले, सहसंयोजक मतलब आपस में साझेदारी करके जो बंधन बन रहा है ये कितने तरह के होते हैं, तीन तरह के। एक को कहा जाता है एकल आबंध, क्या कहा जाता है, एकल आबंध। फॉर एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं, दूसरे को कहा जाता है द्वि आबंध, क्या कहा जाता है, द्वि आबंध या द्विबंधन। तीसरे को कहा जाता है त्रि आबंध या त्रिबंधन, ठीक है। एकल बंधन, द्विबंधन और त्रिबंधन, या फिर आप आबंध कहिए, आबंध, एकल आबंध, द्वि आबंध और त्रि आबंध। फॉर एग्जाम्पल देखिए हमने एक ऑक्सीजन का यहाँ दिया बनाया O2, तो ये किसमें कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है ना, एक और एक दो हो गया। एकल का देखिए जैसे हमने एक उदाहरण के तौर पे लिया था हाइड्रोजन, क्या लिया था, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के बाहर ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन और इसके बाहर ऑर्बिट में कितने, एक इलेक्ट्रॉन, तो ये आपस में देखिए साझेदारी कर ली, तो ये कौन से आबंध हो गए, एकल आबंध हो गए, क्योंकि इसके बीच में कितने बॉन्ड बनेंगे, एक, कितने, एक। इसी तरह से हमने लिया था एक और उदाहरण नाइट्रोजन, क्या लिया था, नाइट्रोजन, ठीक है, N2, क्या लिया था, N2। अब ये जो N2 है ये त्रि आबंध के साथ क्या होगा, बंध देगा, कितने आबंध के साथ, तीन आबंध के साथ, जैसे यहां दिख रहा है 1 2 3। तब हम इसे क्या कहेंगे, त्रि आबंध हो गया, एकल आबंध हो गया, ये द्वि आबंध हो गया। तो आपको ये पता चला कि दो या दो से अधिक परमाणु हैं जो जुड़कर क्या बन रहे, अणु बन रहे, क्या बन रहे, अणु बन रहे। कैसे बन रहे, तो रासायनिक बॉन्ड के आधार पे, रासायनिक बंधन के आधार पर वो क्या कर रहे हैं, दो या दो से अधिक परमाणु जुड़कर एक अणु का निर्माण कर रहे हैं। किस बंधन से कर रहे हैं, रासायनिक बंधन से। रासायनिक बंधन और भी तरह के होते हैं, लेकिन हमने यहाँ आपको सहसंयोजक बंधन और एक आयनिक बंधन बताया। आप हायर क्लास में जाइएगा, 10th क्लास में या फिर 11-12 क्लास में जाइएगा, तो वहां और भी बंधन आपको पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए और आगे बात समझते हैं। ये तो हो गई बॉन्ड की कि भाई अणु कैसे बनता है, कैसे बनता है ये समझ में आ गया, किससे बनता है, रासायनिक बंधन से। रासायनिक बंधन दो तरह के, सहसंयोजक बंधन और रासायनिक ये आयनिक बंधन, क्या, आयनिक बंधन। चलिए अब हम लोग इसके विशेषताओं को देखते हैं। किसको देखते हैं, विशेषताओं को, अणुओं के विशेषताएं, विशेषताएं कह लीजिए या फिर गुण कह लीजिए, ठीक। विशेषताएं मतलब गुण भी कहिएगा तो भी ठीक। अब देखिए इनके अंदर कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। करेक्ट, किसी विशेष पदार्थ के सभी अणु सदृश होते हैं, सभी किसी, अब यहां लिखे नंबर 1, क्या नंबर 1, किसी विशेष पदार्थ के, किसी विशेष प्रकार के या किसी विशेष प्रकार के जो पदार्थ हैं, विशेष पदार्थ के सभी अणु सदृश होते हैं, सदृश होते हैं मतलब एक जैसे होते हैं। कैसे होते हैं, एक जैसे होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं, एक जैसे होते हैं, ठीक। हाँ, कभी कभी अलग हो सकते हैं, कभी कभी अलग हो सकते हैं। जैसे अगर हम एक यौगिक का यहाँ ले, जल का, इसमें कितने तरह के अणु दिख रहे हैं, 2 तरह के, है ना, एक हाइड्रोजन है और एक क्या है, ऑक्सीजन है।
इसमें दो तरह के हो गए, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं जिसमें अलग होते हैं, जैसे अगर हम सोडियम क्लोराइड को ले तो इसमें भी दो तरह के, एक सोडियम दिख रहा है और एक क्या दिख रहा है, क्लोराइड दिख रहा है। नहीं, क्लोराइड नहीं, उसको क्लोरीन कहा जाता है। क्या कहता है? क्लोरीन। इसका नाम है सोडियम क्लोराइड। क्या है? सोडियम क्लोराइड। लेकिन सोडियम और क्लोरीन आपस में क्या कर रहे हैं? मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दो दिख रहे हैं, एक सोडियम और एक क्लोरीन, ठीक। कह रहा है कि विभिन्न पदार्थ के जो अणु हैं वो विभिन्न होते हैं, विभिन्न प्रकार के। नंबर दूसरा देखिए, नंबर ये तो हो गई विशेष पदार्थ के सभी अणु क्या होते हैं? सदृश होते हैं। ये हमने लिखा, ये अलग अलग है। क्या है? अलग अलग है। तो हम लिख सकते हैं जो दूसरा गुणधर्म है, विभिन्न पदार्थ के अणु, विभिन्न पदार्थ के अणु, विभिन्न पदार्थ के अणु क्या होते हैं? विभिन्न। अब जरा देखिए ना, सोडियम क्लोराइड को क्या है, और जो जल है ये एक जैसे है? नो, इन दोनों के एक जैसे अणु है? नहीं है। इनमें सोडियम क्लोरीन है तो इसमें हाइड्रोजन और क्या है? ऑक्सीजन है। इसी तरह से और भी उदाहरण ले सकते हैं। अगर हम उदाहरण के तौर पे यहाँ लिखते हैं, उदाहरण के तौर पे अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड लिखते हैं, फिर आप जल लिखते हैं, ठीक है, सोडियम ऑक्साइड लिखते हैं, या फिर और भी लिख सकते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड लिख लीजिए, है ना। इन सब के अणु क्या है? विभिन्न। देख रहे हैं, विभिन्न पदार्थों के अणु क्या होते हैं? विभिन्न होते हैं, एक जैसे नहीं होंगे। लेकिन अगर हम एक पदार्थ, एक खास विशेष पदार्थ की अगर हम बात करें तो उसके अणु कैसे होते हैं? सदृश होते हैं, एक जैसे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल हमने लिखा, O2 लिख दिया, N2 लिख दिया, O3 लिख दिया, ठीक है, H2 लिख दिया। ये सभी क्या है? अब इसमें खोजिएगा तो हाइड्रोजन के एक जैसे मिलेंगे, इसमें खोजिएगा तो ऑक्सीजन के एक जैसे, इसमें नाइट्रोजन के एक जैसे, और इसमें भी ऑक्सीजन के एक जैसे मिलेंगे, ठीक है, अणु। आइए आगे, करे किसी पदार्थ के अणु का गुण उस पदार्थ के गुणों का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब जो अणु है, किसी पदार्थ का गुणधर्म, किसी पदार्थ का गुणधर्म अणुओं के गुणधर्म पर क्या करता है? निर्भर। मतलब जिस पदार्थ का अणु, ठीक है, जो होगा उस अणुओं के आधार पर उस पदार्थ का क्या होगा? गुणधर्म होगा। किसी पदार्थ का गुणधर्म अणुओं के गुणधर्म पर क्या करता है? निर्भर करता है, ठीक है। क्या करता है? निर्भर करता है। अब हम कुछ अणुओं के प्रकार को देख लेते हैं। क्या? किसको? अणुओं के प्रकार को, ठीक। इसका आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मिटाते हैं इसको। इतनी बात आप लोग को समझ में, अगर कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, बता सकते हैं ये बातें समझ में नहीं है तो हम बता सकते हैं आपको। अब देखिए अणु के अब अलग अलग उनकी प्रकृति के आधार पे अणु को अलग अलग वर्गों में क्या किया गया? बांट दिया गया, ठीक। अणुओं के प्रकार, अणुओं के ठीक। अब देखिए अणुओं के प्रकार में सबसे पहले कहा धात्विक अणु। क्या कहा? धात्विक अणु, ठीक। दूसरे को कहा यौगिक अणु। क्या कहा? यौगिक अणु। धात्विक अणु, यौगिक अणु, ठीक है। इस तरह से अणुओं को कितने भाग में बांट दिया? दो भाग में। धात्विक अणु कौन है? जिसमें एक ही प्रकार के धातुओं से बना जो अणु है उसको क्या कहेंगे? धात्विक अणु कहेंगे, ठीक है। वह अणु जो एक ही प्रकार के धातुओं से बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? धात्विक अणु कहते हैं। धात्विक अणु, जैसे हमने लिखा O2, ये एक ही प्रकार है ना, O
H2 लिखा, N2 लिखा, ठीक है, O3 लिखा, ये सभी क्या है? धात्विक अणु के उदाहरण। किसके है? धात्विक अणु के क्या है? उदाहरण है। धात्विक अणु के और भी उदाहरण है, जैसे अगर हम कुछ और भी ले ले, जैसे अगर हम बात करें हीरा का, ग्रेफाइट का, या फिर कार्बन के और अनुरूप का बात करें, ठीक है, हीरे का अगर हम बात करते हैं, ठीक है, ग्रेफाइट का अगर हम बात करते हैं, तो ये सभी एक ही प्रकार के अणुओं से क्या है? मिलकर बना है, ठीक है। इसी तरह से दूसरा बात कर रहा है यौगिक। यौगिक अणु, कौन से अणु? यौगिक अणु। ठीक, यौगिक अणु, जिस यौगिक में अणु विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे एक हमने लिखा H2 लिखा है ना, इसमें विभिन्न प्रकार का है ना। अब हम लिखे C12H22O11, इसमें विभिन्न प्रकार का अणु दिख रहा है, इसमें ऑक्सीजन दिख रहा है, हाइड्रोजन दिख रहा है, और कौन सा दिख रहा है? कार्बन दिख रहा है, ठीक है। तो ये विभिन्न प्रकार के हो गए। तो कह रहा है किसी यौगिक के अणु में विभिन्न तत्वों के दो या दो से अधिक परमाणु रहते हैं, ठीक है, विभिन्न प्रकार के अणु होते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? यौगिक अणु। क्या कहेंगे? धात्विक अणु में एक ही प्रकार के तत्वों, है ना, क्योंकि तत्वों की बात किया जा रहा है, ठीक। जब एक ही प्रकार के तत्व होंगे तब हम उसे क्या कहेंगे? तात्विक अणु, है ना। और जब अलग अलग प्रकार के होंगे तब हम उसे क्या कहेंगे? यौगिक अणु, ठीक है। चलिए, इसको भी आपने समझ लिया। इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका भी आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिएगा ऐसे। चलिए आगे देखते हैं। लिखा है परमाणुता, है ना, परमाणुकता। क्या लिखा है? परमाणुकता, ठीक। अब ये परमाणुकता है क्या? ठीक, किसी भी यौगिक में, किसी भी यौगिक में, ठीक है, अगर हम इसको लिखें तो लिखेंगे किसी भी यौगिक में मौजूद, किसी भी यौगिक में मौजूद अणुओं, किसी भी यौगिक में मौजूद अणुओं की संख्या, अणुओं की अणुओं, किसी भी यौगिक में मौजूद अणुओं में, अणुओं के लिखो, अणुओं के, या अणुओं में लिखो, अणुओं में मौजूद परमाणु की संख्या। किसका? परमाणु की संख्या क्या कहलाएगा? परमाणुकता कहलाएगा। किसी भी यौगिक में मौजूद अणुओं में, किसमें? अणुओं में, ठीक है, मौजूद जो परमाणुओं की संख्या है वो क्या कहलाएगी? परमाणुकता कहलाएगी, ठीक। जैसे अगर हम बात करें H2O, ये एक तरह का क्या है? यौगिक है। क्या है? यौगिक है, ठीक है। इस यौगिक में हाइड्रोजन आपको क्या दिख रहा है? ज्यादा दिख रहा है ना। हाइड्रोजन कितना है इसमें? 2 है। कितना है? हाइड्रोजन 2 है। तो अब इसकी जो परमाणुकता होगी वो कितनी होगी? कितनी होगी? 2 होगी, ठीक। इसी तरह से अगर हम NH3 ले, क्या ले? NH3, ठीक है। तो NH3 में जो परमाणुकता है वो कितना है? हाँ, 3 है। इससे आपको पता चल रहा है कि किसी भी यौगिक में मौजूद जो अणु है उसकी सबसे अधिक संख्या को ना, उसके अधिक संख्या को क्या करा है? परमाणुकता। मतलब इसमें सबसे अधिक जिसकी परमाणुओं की संख्या है उसको क्या कहेंगे हम? परमाणुकता। जैसे यहाँ पे H2O में परमाणुकता कितना है? 2 है, और इसमें कितना है? 3 है। अब इसके आधार पर भी यौगिकों जो अणु है उनको क्या किया गया है? बांटा गया है, ठीक है। परमाणुकता के आधार पर अणुओं को कई भागों में बांटा गया।
अणुओं को कई भागों में क्या किया गया है, बांटा गया है। ठीक, चलिए कुछ भागों के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, इतनी बात तो समझ में आएंगे। पहला देखिए इसमें कौन सा है, पहला है एक प्रामाणुकता, एक प्रामाणुकता, ठीक है। नंबर 2, दूसरा कौन है, दूसरे का नाम है द्विपरमाणुकता, ठीक है। अब इस सब में अणु लिख सकते हैं आप, अणु यहां लिख दीजिए ना, इसमें भी अणु होगा। नंबर 3 त्रिपरमाणुकता अणु, ठीक है। 3 के बाद आप अगर किसी में 4 है तो चतुष्क कहलाएगा ना, क्या कहलाएगा, चतुष्क, चतुष्क परमाणुकता, ठीक है, अणु। इसी तरह से अगर हम आगे देखें 5 नंबर में तो बहुपरमाणुकता, बहुपरमाणुकता अणु, ठीक। फॉर एग्जाम्पल देखिए एकल परमाणुकता क्या है, एकल परमाणुकता क्या है, ठीक। द्वि क्या है, त्रि क्या है, चतुष्क क्या है, बहुपरमाणुकता क्या है। चलिए आप जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटाते हैं। चलिए अब एक एक कर को देखते हैं सबका, ठीक है सबको। सबसे पहले देखते हैं एक परमाणुकता, एक परमाणुकता। अब इसमें आपको हीलियम दिख रहा है, हीलियम में कितना है, एक ही ना। सोडियम दिख रहा है, क्लोरीन दिख रहा है, आर्गन दिख रहा है, इस सब कितना है, एक है ना, इसमें 2 तो है नहीं, कितना है, एक है। ऐसे ही अगर हम द्वि की बात करें, द्विपरमाणुकता की अगर हम बात करें तो इसमें जैसे H2 हो गया, O2 हो गया, N2 हो गया, ठीक है, इत्यादि और भी बहुत सारे हैं, ठीक, जिसमें कितने 2 होते हैं, कितने 2, ठीक है। ऐसे अगर हम बात करें किसका, त्रिपरमाणु का, किसका, त्रिपरमाणु, त्रिपरमाणुकता अणु, जिसमें 3 है, हाँ N3 नहीं, इसको O3 कहा जाता है, एक है ना O3, O3 में कितना 3 है, कितने है 3 है। या और भी लिख सकते हो, हाँ NH3 भी लिख लो, इसमें हाइड्रोजन के कितना है 3 है, इसकी परमाणु कितना है 3 है। NH3 हो गया, SO3 हो गया, ठीक है। इस तरह के जो भी उदाहरण है, SO3 त्रिपरमाणुकता, इसमें भी 3 ऑक्सीजन का कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है, ठीक है। और इसमें भी कितना दिख रहा है, ये 3 हो गया, ये भी 3 हो गया। इसमें टोटल परमाणु की संख्या जो है, इसमें कितने हैं 4 है, इसमें भी कितना है, एक इसका और इसका, तो 4 हो जाएगा ना, इसको ना लिखो O3, ठीक है, क्या है O3, ठीक है। या फिर आप H2O लिख लो, 2 इसका और एक इसका, 3 हो गया, ठीक है। ये सभी 4 क्या आएंगे, चतुष्क में आएंगे, किसमें आएंगे, चतुष्क परमाणुकता में आएंगे। इसमें 4 होगा, कितना होगा 4 होगा। जैसे एक P4 है, SO3 जो अभी हम लिख रहे थे, NH3, ये सभी किसमें आएंगे, चतुष्क में आएंगे, किसमें आएंगे, चतुष्क। मतलब इनकी जो परमाणुकता है वो 4 है, 2 3 इसका और एक इसका, ये तो 4 है, इसमें 3 इसका और एक हाइट में, एक 3 हाइड्रोजन का हो गया, एक नाइट्रोजन का हो गया, तो 4 हो गया, ठीक है। इसी तरह से एक और है बहु मतलब उसमें बहुत सारा हो, क्या हो, बहुत सारा हो, ठीक है। नंबर 5, नंबर 5 में है बहुपरमाणुकता। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर सल्फर को लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, S8 लिख सकते हो, कितना S8, ठीक है। इसी तरह से कार्बन को लिखना चाहो तो कार्बन 60 लिख सकते हो, जिसका नाम है बंकिम, बंकिम, ठीक है। फुलेरिन, क्या नाम है,
बंकिम फुलेरिन, ठीक है। इसका कार्बन 60, कार्बन 60 मतलब इसमें जो कार्बन जुड़े होंगे कितने जुड़े होंगे, 60 जुड़े होंगे। इस तरह से बहुत सारे संरचना होती है, ठीक है, कार्बन 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 इस तरह से बहुत सारे, उसमें कितने होंगे टोटल 60 होंगे, मतलब इसकी जो संरचना है उसमें कार्बनों की संख्या कितनी होगी 60 होगी, तो बहुत सारे हो गए। या फिर और भी देख सकते हैं H2SO4, अब इसमें 4 से ज्यादा है ना, यहाँ 2, यहाँ 1 और यहाँ कितना 4, ऑक्सीजन 4 है, सल्फर 1 और हाइड्रोजन कितना 2, तो इनकी जो परमाणुकता हो गया क्या हो गया बहुत हो गया, मतलब बहुत, बहु मतलब बहुत सारा, 2 3 4 उससे ज्यादा, अगर उससे ज्यादा होता है तब हम उसको क्या कहेंगे बहुपरमाणुकता कहेंगे, ठीक है। चल इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो आज हमने देखा किसके बारे में पढ़ा, अणुओं के विषय में पढ़ा। किसके विषय में पढ़ा, अणुओं के विषय में पढ़ा। अणु क्या है, अणु के जो प्रकार है वो क्या है, ठीक है। अणु को देखो एक चीज और छूट रहा है, अणु के अगर हम आकार की बात करें, अणुओं के आकार, तो जैसे परमाणु क्या होते हैं गोलाकार होते हैं ना, कैसे होते हैं गोलाकार होते हैं, इनको भी गोलाकार ही दिखाया जाता है। लेकिन ध्यान रहे कि अगर हम डबल ओ लिखें इसका मतलब ये O2 को दिखा सकता है, अगर हम डबल ओ को दिखा रहे हैं मतलब N2 को दिखा सकता है, अगर हम H2 की बात करें तो भी वो डबल को क्या कर सकता है दिखा सकता है। लेकिन जब 3 होगा तब देखो कैसे होगा, जैसे मान लो अगर हम जल को लिखें H2 है ना, इसमें 3, 2 हाइड्रोजन है, क्या है ऑक्सीजन है, तो सबसे पहले बड़ा एक होगा और 2 क्या होगा छोटा होगा, तो ये हाइड्रोजन हो गया और एक बीच वाला को क्या दिखा रहा है ऑक्सीजन को क्या कर रहा है दिखा रहा है। इन सब के बारे में आज हमने क्या किया पढ़ा, अणुओं के विषय में पढ़ा। हम लोग नेक्स्ट क्लास में आयनों के बारे में पढ़ेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे आयनों के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। ये बेसिक कंसेप्ट है परमाणु अणु और आयन का, जो हर क्लास में हर वर्ग में प्रयोग में आता है, इसलिए इसे आप ध्यान से समझिए। साइंस समझने का चीज है, जितना ज्यादा हो सके साइंस को क्या कीजिए समझिए, ठीक है। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, ओके बाय।